सुनाई है ताहिर हुसैन समेत कुल 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरह से अगर खड़खड़ुमा कोर्ट की अगर बात करें तो खड़खड़ुमा कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, जज प्रवीण सिंह के द्वारा यह फैसला सुनाया गया। और साल 2020 में जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ और उस वक्त में जिस तरह से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों को 13 जुलाई को आरोपी माना गया था और उसके बाद आज इस मामले में फैसला सुनाया गया। फैसला उम्र कैद की जिससे बकायदा हुई है, इस मामले में विशेष तौर पर बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा पहले आप किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं? देखिए, जो डिफेंस है, डिफेंस ने अपना जो रोल है वो पूरी तरह से अदा किया है। आप देखिए, किसी भी मर्डर की बड़ी से बड़ी स्टोरी में, उस स्टोरी में जो एक कहानी जो प्रोसिक्यूशन लिख के लाता है, उस कहानी को सबसे पहले वो अपने एविडेंस के तराजू पर तोलता है। और एविडेंस के तराजू पर तोलने के बाद में अगर जजेस को ये लगता है कि ये वो एविडेंस पर्याप्त एविडेंसेस हैं जो इनकी कहानी में फिट बैठते हैं, तो उस आधार पर फैसला होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पूरी तरह से अगर आप देखें कि जितनी भी इन्होंने जो भी चार्जशीटेड पुलिस के द्वारा फाइल की गई, उसके अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गई, उसके अलावा जितनी भी एफएसएल की रिपोर्ट्स थी और जो आपके मर्डर वेपन थे और बाकी जो जितनी भी आपके जो पब्लिक विटनेस थे और बहुत सारी इसमें चीजें रही हैं जो इस बात को बताती हैं कि ये जो क्राइम था ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में तो नहीं आ सका, उसमें नहीं आ रहा था। इसी वजह से इसको उन्होंने जो है फांसी की सजा इसमें नहीं दी गई है। और हमारा भी इसमें कहना यही था कि ये एक अगर, क्योंकि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इसमें उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से क्योंकि उसमें सबूत दिखे हैं अदालत को, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं एविडेंसेस में कि उनका उसमें होना उसमें पाया गया। इसी वजह से उनको आज सजा मिली है और उनको तामुर्द सजा मिली है, रेगस मिली है। सर, अगर दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की माने, जो पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में रहा है, वो तो तमाम चीजें जो है ताहिर हुसैन के अगेंस्ट में ही आ रहा था। ताहिर हुसैन के घर को जिस तरह से एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, वहां पे आसपास में जिस तरह से वो घर से जो एविडेंस मिले थे, वो गुलेल, वो आग लगाने का, पेट्रोल बम और कई ऐसे एविडेंस मिले थे। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है उसके घर के ठीक पास में नाली में जिस तरह से अंकित शर्मा का बॉडी मिला था, उस तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस है, उसी के आधार पर इस मामले पे कोर्ट ने उसे दोषी माना। उसके बाद आज जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसी के लिहाज से है। लेकिन अगर आप डिफेंस की तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं वो ताहिर हुसैन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे तमाम सबूतों के आधार पर, दर्ज बयानों के आधार पर, तमाम फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। देखिए, क्या है कि जब भी कभी किसी को आरोपी बनाया जाता है और कोई भी आरोपी इस बात को रखता है कि भाई मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो गुनाह नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट में वो बहुत सारे अपने एविडेंसेस हैं, बहुत सारे अपने गवाह हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जो रखी जाती हैं। अगर वो फेल हो जाती हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसको बल मिलता है। तो आज वो ये बात कह सकते हैं आपकी डिफेंस की तरफ से वो जो चीजें थी उसमें कहीं ना कुछ कमी रही है, जिसकी वजह से आज ये इस तरह का फैसला आया है और उसमें उनको सजा सुनाई गई है। सर, आप डिफेंस ताहिर हुसैन के फेवर में आप डिफेंस की तमाम दलीलों को रख रहे हैं सामने, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि आज लोअर कोर्ट में जिस तरह से ये सजा सुनाया गया है, निश्चित तौर पे आगे आप लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल बनती है, क्योंकि इसमें जितनी भी आप देखें सर्कमस्टेंसेस, जितने भी उसमें एविडेंसेस थे, उसमें जितनी भी फोरेंसिक की चीजें थी और बहुत सारे उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट थे, वो सारे मिलकर हमारे हिसाब से, हमारे लिहाज से तो वो उस तरह से मतलब नहीं बनते हैं कि इनको लाइफ टाइम जो है इनको इम्प्लीमेंट दिया गया है, तो वो नहीं बनता है। तो हम डेफिनेटली इसको अपील में जाएंगे। तो क्या लगता है कि आपके पक्ष में क्या ऐसी कमजोर कड़ी थी जिसके आधार पर यह फैसला उम्र कैद की हुई है? देखिए, अब क्योंकि फैसला आया है तो इसको पहले पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद में उसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा, उसके बाद ही उस पर मैं कुछ कह पाऊंगा कि कहाँ उसमें जो फाइंडिंग्स हैं ऑनरेबल कोर्ट की, वो किस तरह की फाइंडिंग्स है, उसमें क्या क्या अप एंड डाउन हुए हैं, मैं तभी बता पाऊंगा उसको। एडवोकेट पवन जी जो हैं वो बाकायदा तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रख रहे थे। हालांकि देखिए, अब यहाँ पे कोर्ट के बाहर ठीक सामने यहाँ पे देख सकते हैं उनके अब ताहिर हुसैन के जो परिवार के जो सदस्य हैं बाकायदा वो भी अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली दंगा का जो मामला था साल 2020 में, उस वक्त में जिस तरह से ताहिर हुसैन और उसके साथियों पर जिस तरह से आरोप लगा था, वो आरोप बेहद गंभीर लगा था। और खासतौर पर ताहिर हुसैन के घर से बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे। हालांकि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का जो घर है वो ताहिर हुसैन के घर से कुछ 2-3 गलियों के बाद ही उसका घर था। और इस मामले में लगातार ये जानकारी मिल रही थी ताहिर हुसैन के द्वारा कि ताहिर हुसैन के घर के पास में जो अंकित शर्मा है उसको उस गली के सामने देखा गया और ऐसा लगा कि वो भी उस भीड़ का हिस्सा है। और उसी बीच में कुछ लोग
अंकित शर्मा को पकड़ते हैं। अंकित शर्मा को पकड़ के ताहिर हुसैन के घर के अंदर लेके जाते हैं। बहुत बड़ा सा एक गेट होता है, उसके अंदर लोहे की दीवार होती है, अंदर लेके जाते हैं और उसी जगह पे उसके हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। ऐसा दिल्ली पुलिस की दलील थी। उसके बाद उसको मारने के बाद उसके बॉडी पे कई ऐसे निशान होते हैं और उसके बाद जिस तरह से अंकित शर्मा की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद उसके शरीर को भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके बॉडी पे कई ऐसे निशान होते हैं और निशान बाद में जो फोरेंसिक एविडेंस में बाकायदा मिलते हैं। उसके बाद उस अंकित शर्मा के बॉडी को ऐसा कहा जाता है कि तेजाब भी छिड़कने का प्रयास किया गया था, जिससे कि कोई उसको पहचान ना सके। उसके बाद ताहिर हुसैन और उसके साथियों के द्वारा ही उसके पास के एक नाले में, जो ताहिर हुसैन के घर के ठीक पास में एक नाला था, उस गहरे नाले में उस बॉडी को फेंक दिया जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ हरकत हुई है, कुछ गतिविधियां हुई हैं। उसी को आधार मानते हुए बाद में इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाती है और 2 दिन के बाद अगले दिन जो दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा ढूंढा जाता है। तो लेकिन इसी बीच में कुछ एक ऐसे गवाह भी होते हैं जो बताते हैं कि ताहिर हुसैन और उसके साथियों के द्वारा कुछ फेंका गया है उस नाली में। उसके बाद वहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और दिन भर वहां पर प्रयास किया जाता है और कई घंटों की मशक्कत के बाद अंकित शर्मा, जो आईबी का एक अधिकारी होता है, उसका पार्थिव शरीर उस गड्ढे नाला से निकाला जाता है। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता है और जिस तरह से कहा जा सकता है कई आईबी के अधिकारी पहुंचे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद उन तमाम सबूतों को वहां से इकट्ठा किया जाता है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस मामले का जिम्मा सौंपा जाता है। और बकायदा अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त में मैं करकड़ुमा कोर्ट के बाहर हूं। करकड़ुमा कोर्ट के बाहर यहाँ पे काफी गतिविधियां चल रही हैं और ये करकड़ुमा कोर्ट है। करकड़ुमा कोर्ट पे जिस तरह से आज फैसला सुनाया गया है, हालांकि जिस वक्त में ताहिर हुसैन को फैसला सुनाया गया उस वक्त में भी न्यूज 18 की टीम उससे सवाल कर रही थी। ताहिर हुसैन हालांकि अपने आप को के फेवर में कुछ कहना चाह रहा था। इसी दौरान में उसके परिवार के कुछ सदस्य पीछे चल रहे होते हैं। खासतौर पे एक महिला सदस्य जो है, जो उसके घर के सदस्य थी, वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये कोर्ट रूम के अंदर था। कोर्ट रूम में जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, ताहिर हुसैन निशब्द था, कुछ बोलने की हालत में नहीं था और उसके बाद वो शांत से चुपचाप उन तमाम फैसलों को सुनता रहा। और जिस तरह से देखा जाए 13 जुलाई को इसी करकड़ुमा कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया। जज प्रवीण सिंह के द्वारा यहाँ पे फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी जो हैं बाकायदा उनको बाकायदा इस मामले में आरोपी माना गया और आरोपी मानने के बाद आज जिस तरह से एक फैसला सुनाया गया है, ये फैसला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई सालों की मेहनत है वो रंग लाई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर यह फैसला आया है। कहा जा सकता है कि एक तरह से कोर्ट की जो नज़ीर है, मैं कुछ और भी वकीलों से भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे अब निकली हैं, बकायदा उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और जिस तरह से किस तरह से इस मामले में तमाम जो दलीलों को मैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वकालत से बाकायदा जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखा जा सकता है कि करकड़ुमा कोर्ट के बाहर यहाँ पे काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं बाकायदा उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और डिप्लॉय करने के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। अब धीरे धीरे जो तमाम वकील भी निकल रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो अब एडवोकेट जो हैं बाकायदा वो भी बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से बाकायदा जिस तरह से सरकारी वकील क्या इस तरह से बाकायदा कहते हैं। मैम, किस तरह से पूरा आज तमाम दलीलों को रखा गया और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर, आज 2 ही फैसले हो सकते थे, लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस। माननीय अदालत ने लाइफ सेंटेंस दिया है जिसके हम आभारी हैं। यही होना चाहिए था आज का नतीजा। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, किसी भी कॉन्विक्ट पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक एक्ट किया हो जिसकी वजह से अंकित शर्मा की डेथ हुई हो। एक असेंबली, एक मॉब, एक राइट सिचुएशन में आसपास इर्द गिर्द होने की वजह से उनका कन्विक्शन हुआ है। इस मतलब कोर्ट ने इस बात को माना है और दैट इज वाई आज सेंटेंसिंग में भी यही मिनिमम सेंटेंस हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फैसला है, इस फैसले पर जो वकील जो है तमाम दलील को भी रख रहे थे कोर्ट में, उसके बाद बाहर निकलने के बाद यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी यहाँ पे देखा जा सकता है कोर्ट के बाहर यहाँ पे काफ़ी संख्या में आज लोग इकट्ठा हुए और आसपास की अगर बात करें तो कोर्ट के बाहर यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग इसलिए की गई कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से एक दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद जो विक्टिम के परिवार जो हैं बाकायदा वो भी आज यहाँ पे पहुंचे थे और आरोपी पक्ष के जो तमाम जो लोग हैं बाकायदा वो भी आज कोर्ट में पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से सजा का ऐलान किया गया, उसके बाद ताहिर हुसैन
कि ताहिर हुसैन तो कुछ निशब्द था, कुछ भी कोर्ट के अंदर में कुछ कह नहीं सका, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलने के वक्त में वो अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ शब्द जो है बोलता हुआ नजर आया। उसके परिवार के सदस्य जैसे ही फैसला सुना, उसके बाद उसकी महिला सदस्य जो उनके घर की थी वो बेहोश हो गई। और इसके साथ साथ बाहर की अगर बात करें कोर्ट के बाहर, तो कोर्ट के बाहर यहाँ पे इस वक्त में काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात किया गया है। जिस तरह से कह सकते हैं अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य भी बाहर आएंगे, वो भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली दंगा के दौरान में जिस तरह से इन तमाम सबूतों को कोर्ट के द्वारा इकट्ठा किया गया, तमाम फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए और उसी के आधार पर ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इस उम्र कैद की जो सजा है, इस उम्र कैद की सजा के कई मायने हैं। हालांकि उनके वकील का कहना था कि इस मामले में वो आगे हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाने के बाद आगे वो अपील करेंगे और अपील करने के बाद वो तमाम जो हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से ताहिर हुसैन के वकील भी कह रहे थे कि हम आगे अपील करेंगे और उस चीज़ में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि ताहिर हुसैन की सीधी तौर पर भूमिका नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, जिस तरह से क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया, तफ्तीश के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और सबसे बड़ी बात है फॉरेंसिक जो जांच की गई थी उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को जिस तरह से कोर्ट के सामने पेश किया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही समेत कुल 5 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन की भी तारीफ हो रही है जो इस पूरे इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में किया जाए। हालांकि गिरफ्तारियां तो बहुत सारे लोगों की हुई थी इस मामले में, लेकिन सजा अभी 5 आरोपियों को हुई है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए कि इस मामले में सिर्फ ताहिर हुसैन की अगर बात करें तो ताहिर हुसैन के खिलाफ जिस तरह से उन तमाम सबूत इकट्ठा किया गया था, बाद में कई अलग अलग एजेंसियों की भी इस मामले में एंट्री हुई थी। खास तौर पर अगर ताहिर हुसैन की बात करें तो ताहिर हुसैन जब दिल्ली में वो विधान पार्षद था, उस वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से, क्योंकि ताहिर हुसैन का संबंध आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है उसको इस वक्त की अगर बात करें साल 2020 और 2026 के बीच में जो 6 साल का फासला है, साल 2020 में दंगा हुआ, उस वक्त में आरोप लगा और 2026 में 6 साल के बाद इसमें सजा हो रही है। लेकिन सजा 6 साल के बाद जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं वो विक्टिम परिवार आज काफी संतुष्ट होंगे, काफी खुश होंगे, जिनके परिवार के सदस्य इस दिल्ली दंगा के दौरान में प्रभावित हुए थे। और प्रभावित होने के बाद जिस तरह से बहुत सारे ऐसे लोगों की मौत हो गई थी, करीब 55 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली दंगा के दौरान में। और ताहिर हुसैन की बात करें तो खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में, वहां पर उसका काफी पकड़ माना जाता था और खास तौर पर उसी का फायदा उठाते हुए जिस तरह से उस दिल्ली को दहलाने की एक साजिश रची गई थी। और साजिश रचने के दौरान में जिस तरह से बाकायदा आगजनी, पत्थरबाजी, यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों के ऊपर में जिस तरह से चुन कर वहां पर पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियों में आग लगाने के साथ साथ कई ऐसे दुकानें जला दी गई थी जो जिसके नेम बोर्ड जो है वो पढ़ा जा रहा था, किसका है, किस धर्म से ताल्लुकात रखता है, ये भी पढ़ा जा रहा था। और उस दिल्ली दंगा के दौरान में ऐसे दुकानों को, ऐसे जो घर हैं उस घर को निशाना बनाया जा रहा था। और उस दौरान में एक कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ यह दिल्ली दंगा पूरे दिल्ली में फैलाने की कोशिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बेहतर काम को अंजाम देते हुए उस वक्त में उसे रोक दिया गया। और रोकने के साथ साथ जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुई तो इसके लिए एक एसआईटी गठन किया गया। एसआईटी गठन करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, इसके साथ साथ अलग अलग टीम को बकायदा अलग अलग टास्क दिया गया। और शायद यही वो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी जिसके चलते इस पूरे मामले में कहा जा सकता है अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई। हालांकि कुछ आरोपी ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ लोगों की मौत भी हो गई, कुछ लोग छूट भी गए। कोर्ट के सुनवाई के दौरान में तमाम सबूतों के अभाव में कुछ आरोपी छूट गए, लेकिन सबसे प्रमुख था ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन जो राजनीतिक दांव पेच खेल करके इस मामले में बचने का प्रयास कर रहा था। इस केस को बहुत ज्यादा लंबा खींचने का भी प्रयास किया जा रहा था ताहिर हुसैन के द्वारा, लेकिन उसके मंसूबे सफल नहीं हुए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से फैसला लिया गया था कि इस मामले में अंतिम छोर तक जाएंगे और सबसे कहा जा सकता है कि आरोपी को इस मामले में सजा दिला के रहेंगे, तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की वो तरकीब, वो रणनीति और एक तरह से इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन का एक फायदा है जिसके आधार पर, जिसको तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट को ये
फैसला देना पड़ा और कोर्ट जिस तरह से इन तमाम सबूतों के बारे में, एक एक सबूतों के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से सबूत बाकायदा इकट्ठा किए गए, किस तरह से उसके फॉरेंसिक जो नमूने हैं वो बाकायदा इकट्ठे किए गए थे, किस तरह से इस मामले में तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए और बहुत सारे एक एक घर में जा करके उसका एविडेंस इकट्ठा करना, कई FIR इसमें रजिस्टर्ड हुए। और समझा जा सकता है साल 2020 में जो ये दंगा हुआ था 55 लोगों की औपचारिक तौर पर मौत हुई है, कितने लोग लापता हैं, गायब हैं, कुछ पता नहीं है। वो तो अंकित शर्मा की एक बात करें जो एक IB का अधिकारी था, उसकी जिस तरह से उस हत्याकांड को अंजाम देखे कि गड्ढे नाले में उसके बॉडी को डाल दिया गया था। हो सकता है कहीं ऐसे और भी लोग हों जो किसी गड्ढे में दबे हों, कहीं नाली में दबे हुए हों, कोई पता नहीं है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन तमाम बारीकियों को खंगाला और इस मामले में एक कहा जा सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो सहारा लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन बेस्ड था। और उसके बाद इस मामले में तमाम सबूतों और दर्ज बयानों को, यहाँ पर देखिए कितने हजारों लोगों का बयान दर्ज किया गया, एक दो नहीं, मीडिया से तमाम फुटेज इकट्ठा किए गए, मोबाइल्स की बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग थे जो लोग अपने मोबाइल में बना रहे थे, उस क्लिप को भी बकायदा देखा गया। वो क्लिप कहाँ का है, किसने बनाया, कैसे उसका एविडेंस बनाया जा सकता है, तो उसको इकट्ठा किया गया। उस वक्त में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स जो बकायदा वो देखे गए थे, जो सोशल मीडिया पे कई लोग अपलोड कर रहे थे, तो वो उस वीडियो को भी बकायदा यहाँ पर सबूत के तौर पे बकायदा इसको लिया गया और उसे बकायदा उसको जांचा गया, परखा गया, उसके बयान दर्ज किए गए कि इस वीडियो को बनाने वाला कौन सा था, उसके बाद सोशल मीडिया पे कैसे अपलोड किया गया और उसके बाद उसके बयान दर्ज किए गए, जो चश्मदीद थे उन चश्मदीद के बयानों को दर्ज किया गया। और उसी के आधार पर कहते हैं कि आज ये बेहद सुखद, लेकिन विलंब से जरूर आया है, लेकिन एक बेहद सुखद एक मैसेज है समाज के लिए कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और ताहिर हुसैन और उसके साथियों के द्वारा जिस तरह से इस पूरे दिल्ली को एक दंगा के रूप में एक फैलाने का प्रयास किया गया था, आखिरकार उसी की सजा मिली है। और सजा देते हुए कोर्ट ने भी आज उन तमाम धाराओं का जिक्र किया कि किस तरह से धाराओं के बारे में बताया कि किस तरह से बकायदा ये आरोप उन पे लगते हैं और उसी के आधार पर ये उम्र कैद की सजा दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर तो शुरुआती तौर पे ऐसा भी लग रहा था कहीं फांसी की भी सजा हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने उन तमाम सबूतों को देखा और उसी के आधार पर इन 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन अब ताहिर हुसैन और उसके जो 4 अन्य साथी हैं, उनके वकील अब जल्द ही इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करने के बाद वहां पर अपील करेंगे। हालांकि देखिए ये कानूनी औपचारिकताएं हैं, कानूनी पेज है जिसके तहत कोई भी आरोपी या उनके परिवार के सदस्य या उनके वकील इस तरह के फैसले ले सकते हैं और अपील कर सकते हैं। तो इसका फायदा जरूर ताहिर हुसैन को मिलेगा, लेकिन जो सजा हुई है यहाँ पे लोअर कोर्ट में, जो करकटडुमा कोर्ट में जो फैसला हुआ है आज, इस कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बदलना या इसको चेंज करना थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पे था, दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर था, दिल्ली पुलिस के वो मेहनत पे था। दिल्ली पुलिस की जो चाहे क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल की जो तारीफ है वो करनी होगी।